हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज के इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का 16वां अध्याय पतझड़ में टूटी पत्तियाँ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पतझड़ में टूटी पत्तियाँ, इसमें दो लेख दिए गए हैं बच्चों। एक है गिन्नी का सोना और दूसरा है झेन की देन। यदि आपने उन दोनों अध्यायों को नहीं पढ़ा है, उन दोनों लेखों को नहीं पढ़ा है, तो आप उसे पढ़ें, उसके बाद ही प्रश्न अभ्यास को करें। और बच्चों यह ध्यान रखें कि नेक्स्ट एग्जाम में ये चैप्टर आने वाला है, तो कोशिश करें कि इसे ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें 25 से 30 शब्दों में लिखना है। तो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है बच्चों, वो रिटन होगा। अभी जो हुआ है वो MCQ था, लेकिन नेक्स्ट एग्जाम आपका रिटन होगा। देखिए, पहला प्रश्न आपका है, शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से और व्यावहारिकता की तुलना तांबे से क्यों की गई। तो बच्चों जब हमने पढ़ा था गिन्नी का सोना, गिन्नी यानी होता है सिक्का। गिन्नी शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? सिक्का। तो सिक्के का सोना जो किसका बना होता है? तांबे का बना होता है। वह बहुत ही मजबूत होता है, तो लोग उसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ प्रश्न को ध्यान से देखिए कि शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से और व्यावहारिकता की तुलना तांबे से क्यों की गई है। तो देखिए बच्चों, शुद्ध आदर्श जो है वह शुद्ध सोने की तरह होता है, उसमें कोई चमक नहीं होता है। चमक ना होने का अर्थ है यहाँ पे कि उसमें कोई दिखावापन नहीं होता है। जो व्यक्ति आदर्शवादी होता है वह दिखावटी प्रवृत्ति का नहीं होता है। और बच्चों जो व्यक्ति व्यवहारिक होता है उसमें दिखावापन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए उसकी तुलना किससे की गई है? तांबे से। जैसे गिन्नी का सोना क्या है? वह एक ऐसा सिक्का है जिसमें तांबा मिला हुआ है, जिसमें अधिक चमक है। तो अब इसके उत्तर को देखिए बच्चों। उत्तर इस प्रकार लिखेंगे आप, शुद्ध सोने में चमक होती है और आदर्श भी शुद्ध सोने की तरह चमकदार और महत्वपूर्ण मूल्यों से भरा होता है। तांबे से सोना मजबूत होता है, परंतु उसकी शुद्धता समाप्त हो जाती है, वह शुद्ध नहीं रहता। इसी प्रकार व्यवहारिकता के कारण आदर्श समाप्त हो जाता है, परंतु यदि सही ढंग से व्यवहारिकता और आदर्शों को मिलाया जाए तो जीवन में बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, चानीज ने कौन सी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से पूरी की। तो ये चानीज जो है वह किस लेख में है? झेन की देन में है बच्चों। ठीक है, और चानीज यानी चाय बनाने वाला। ठीक है, जापान में चानीज कहते हैं और भारत में इसे हम क्या कहेंगे? भारत में इसे हम कहेंगे चाय बनाने वाला। ठीक है बच्चों, तो इसने कौन सी क्रिया गंभीरतापूर्ण ढंग से की थी। तो देखिए बच्चों, जब लेखक और उनके मित्र चाय पीने के लिए गए थे तो वह उन्हें झुक करके प्रणाम किया और बैठने के लिए उन्हें कहा, है ना। तो इस तरह से बच्चों उनका आवभगत किया। इसका उत्तर लिखेंगे हम, लेखक और उनके मित्र को देखकर चानीज खड़ा हो गया, कमर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और बैठने की जगह दिखाई, अंगीठी को जलाया और उस पर चाय बनाने वाला बर्तन रख दिया। वह साथ वाले कमरे में गया और कुछ बर्तन लेकर आया, फिर तौलिए से बर्तन साफ किया। यह सारा काम चानीज ने बड़े ही सलीकेपूर्ण से किया। उसकी हर एक मुद्रा या काम करने के ढंग से लगता था जैसे जय जयवंती नाम के राग की धुन गूंज रही हो। तो बच्चों यदि आपने झेन की देन वीडियो को देखा है तो आपको पता होगा कि जय जयवंती शब्द का अर्थ क्या मैंने बताया है। फटाफट कमेंट करके बताएं बच्चों कि इस शब्द का अर्थ क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी सेरेमनी में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता था और क्यों। तो सबसे पहले बच्चों आप टी सेरेमनी का अर्थ समझ लें कि टी सेरेमनी का अर्थ क्या होता है। टी सेरेमनी जिसे जापान में, कहाँ? जापान में। यहाँ लेखक किसकी बात कर रहे हैं? तो जापान की बात कर रहे हैं, वो वहाँ गए थे। तो जापान में चाय पीने का विशेष आयोजन जो होता है उसे कहते हैं टी सेरेमनी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे कि जापान में चाय पीने का विशेष आयोजन होता है, उसे कहते हैं टी सेरेमनी कहते हैं। तो यहाँ देखिए, जापान में टी सेरेमनी समारोह की सबसे खास बात शांति होती है। लोग वहाँ टी सेरेमनी क्यों करते हैं? ध्यान करने के लिए,
शांत रहने के लिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी भागदौड़ भरी होती है ना। तो लेखक कहते हैं कि लोग वहाँ चलते नहीं बल्कि भागते हैं। ठीक है, लोग वहाँ बात नहीं करते बल्कि बड़बड़ाते हैं। तो इन सब चीज़ों से शांति पाने के लिए लोग क्या करते हैं, इस तरह के टी सेरेमनीज़ करते हैं, जिससे उन्हें शांति मिलती है, उनका दिमाग स्थिर होता है। इसीलिए वहाँ 3 से ज़्यादा व्यक्तियों को नहीं माना जाता। तो टी सेरेमनी में कुल कितने लोग आते हैं, 3, उससे ज़्यादा नहीं। अब देखिए ये 3 में 3 कौन कौन होते हैं। एक चाय बनाने वाला होता है, इसका काम क्या होता है, चाय बनाना। उसके बाद 2 अन्य जो होते हैं वह चाय पीने वाले होते हैं, वह क्या करते हैं, बैठ करके आराम से शांतिपूर्ण ढंग से चाय पीते हैं। और इससे क्या होता है, उनके मन को शांति मिलता है। उनका जो मस्तिष्क जिसमें 24 घंटे हलचल होती रहती है वह कुछ पल के लिए शांत होता है। तो कहानी को देखें आप, झेन की देन। यदि नहीं देखा है तो इसे देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में दे दिया जाएगा। कहानी को पूरा देखें, उसके बाद ही इसके प्रश्नों को करें। इससे ये होगा बच्चों कि आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, एग्ज़ाम में आप इजीली कहानी का आंसर लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किया। तो देखिए बच्चों, अब चाय बनाने वाले ने सिर्फ 2 घूंट चाय ही दी थी। कितनी दी थी, 2 घूंट, है ना। और उस 2 घूंट चाय को लेखक और उसके मित्र ने 1.5 घंटे तक पिया था। इससे उन्हें क्या महसूस हुआ, तो इससे उन्हें असीम शांति महसूस हुई। अब देखिए इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। लेखक कहते हैं कि वे करीब 1.5 घंटे तक प्यालों से चाय को धीरे धीरे पीते रहे। पहले 10-15 मिनट तो लेखक को बहुत परेशानी हुई, क्योंकि भाई उन्हें आदत नहीं थी। भारत में तो लोग 2 घूंट चाय को 1 मिनट में ही फिनिश कर जाए। तो लेखक को ऐसा कोई आदत नहीं था, जिस वजह से उन्हें परेशानी हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे लेखक ने महसूस किया कि उनके दिमाग की रफ्तार कम होने लगी है। यानी जो दिमाग बहुत तेज चल रहा था, है ना, वह अब क्या हो रहा है, स्थिर हो रहा है। और कुछ समय बाद तो लगा कि दिमाग बिल्कुल बंद ही हो गया है। लेखक को लगा जैसे कभी न खत्म होने वाले समय में जी रहा है। यहाँ तक कि लेखक का मन इतना शांत हो गया कि बाहर की शांति भी शोर लग रही थी, है ना। मन इतना शांत हो गया कि थोड़ी सी भी आवाज़ जो बाहर की आ रही थी उन्हें, वह भी उन्हें शोर जैसा महसूस होने लगा। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट में जो हमारा प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर हमें 50 से लेकर के 60 शब्दों में लिखने हैं। पहला प्रश्न है, गांधी जी में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी, उदाहरण सहित इस बात की पुष्टि कीजिए। तो बच्चों गांधी जी कैसे थे, एक व्यवहारिक आदर्शवादी, ठीक है। वह अपने साथ साथ सभी को लेकर के चलते थे, है ना, सभी का कल्याण चाहते थे। तो इसका उत्तर लिखेंगे, गांधी जी में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। गांधी जी भी व्यवहारिक आदर्शवादियों में से एक थे। वे अपनी व्यवहारिकता को जानते थे और उसकी कीमत को भी पहचानते थे। इन्हीं कारणों की वजह से वे अपने अनेक लक्षणों वाले आदर्श चला सके। यदि गांधी जी अपने आदर्शों को महत्व नहीं देते तो पूरा देश उनके साथ हर समय कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा न होता। और यह बात उनके अहिंसात्मक आंदोलन से स्पष्ट हो जाती है। ठीक है बच्चों, वह अकेले चलते थे और लाखों लोग उनके पीछे हो जाते थे, है ना, सभी उनका साथ देते थे और वो भी सभी का साथ देते थे। उदाहरण के तौर पे यहाँ लिया गया है, नमक का कानून तोड़ने के लिए जब उन्होंने जनता का आह्वान किया तो उनके नेतृत्व में हजारों लोग उनके साथ पैदल दांडी यात्रा पर निकल पड़े थे। इसी प्रकार से असहयोग आंदोलन के समय भी उनकी एक आवाज़ पर देश के हजारों नौजवान अपनी पढ़ाई छोड़कर उनके नेतृत्व में आंदोलन के रास्ते पर चल पड़े थे। तो बच्चों हमें कैसा बनना चाहिए, एक आदर्शवादी व्यक्ति। हमें अपने साथ साथ अपने समाज की भी उन्नति करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से कौन से ऐसे मूल्य हैं जो शाश्वत हैं। वर्तमान समय में इन मूल्यों की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों प्रश्न को ध्यान से देखिए, आपके विचार से कौन से ऐसे मूल्य हैं जो शाश्वत है।
तो देखिए इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे कि हमारे विचार से सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम, भाईचारा, त्याग, परोपकार, मीठी वाणी, मानवता, ये सभी क्या हैं? शाश्वत मूल्य हैं। वर्तमान समय में इन मूल्यों की प्रासंगिकता अर्थात महत्व बहुत अधिक है। जहाँ जहाँ और जब जब इन मूल्यों का पालन नहीं किया गया, वहाँ तब तब समाज का नैतिक पतन हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि खुद की तरक्की करो और अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे ले चलो। ये काम हमेशा से ही आदर्शों को आगे, सबसे आगे रखने वाले लोगों ने किया है। तो हमने अभी अभी इस पे बात किया था कि आदर्शवादी लोग क्या करते हैं बच्चों? वह खुद तो आगे बढ़ते ही हैं, यानी खुद तो तरक्की करते ही हैं, अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोने में तांबे की मिलावट या तांबे में सोना गांधी जी के आदर्श और व्यवहार के संदर्भ में यह बात किस तरह झलकती है? स्पष्ट कीजिए। तो देखिए बच्चों, गांधी जी हमेशा एक आदर्शवादी व्यक्ति रहे। वह हमेशा सत्य और अहिंसा को ही मानते रहे और उसी का पालन करते रहे। तो बच्चों इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखें, गांधी जी ने जीवन भर सत्य और अहिंसा का पालन किया। वे आदर्शों को ऊंचाई तक लेकर जाते थे, अर्थात वे सोने में तांबा मिलाकर उसकी कीमत कम नहीं करते थे, बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ा देते थे। वे अपनी व्यवहारिकता को जानते थे और उसकी कीमत को भी पहचानते थे। उन्हीं कारणों की वजह से वे अपने अनेक लक्षणों वाले आदर्श चला सके। गांधी जी कभी भी अपने आदर्शों को अपने व्यवहार पर हावी नहीं होने देते थे, बल्कि वे अपने व्यवहार में ही अपने आदर्शों को रखने की कोशिश करते थे। हमें भी किसकी तरह बनना चाहिए? गांधी जी की तरह। वे किसी भी तरह के आदर्शों में कोई भी व्यवहारिक मिलावट नहीं करते थे, बल्कि व्यवहार में आदर्शों को मिलाते थे, जिससे आदर्श ही सबको दिखे और सब आदर्शों का ही पालन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गिरगिट कहानी में अपने समाज में व्याप्त अवसरानुसार अपने व्यवहार को पल पल बदल डालने की एक वानगी देखी। तो बच्चों हमने गिरगिट कहानी भी पढ़ी है, और गिरगिट कहानी शीर्षक से ही पता चलता है कि गिरगिट कहानी से यह अर्थ स्पष्ट होता है कि वक्त के अनुसार लोग क्या करते हैं? अपना रंग ढंग बदल लेते हैं, है ना। तो अवसर को देखा नहीं कि स्वयं को बदल डाला। तो इस प्रकार की यह कहानी है, बहुत ही मज़ेदार है। इसे अगर नहीं देखा है तो इसे देखें, यह आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि इस पाठ के अंश गिन्नी का सोना के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि आदर्शवादिता और व्यवहारिकता इनमें से जीवन में किसका महत्व है। तो देखिए बच्चों, इसमें से जीवन में महत्व है आदर्शवादिता का। जो लोग आदर्शवादी होते हैं वह कैसे होते हैं? शुद्ध सोने की तरह। उनमें कोई चमक नहीं होता है। चमक न कहने का अर्थ है बच्चों, उनमें कोई दिखावापन नहीं होता। वो दिखावटी प्रवृत्ति के नहीं होते, है ना। वो स्वयं भी आगे बढ़ते हैं और दूसरों को भी आगे ले जाते हैं। और दूसरा आ गया आपका व्यवहारिकता। ये कैसे लोग होते हैं? ये होते हैं सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले लोग, ठीक है। जहाँ इन्हें लगता है कि इनके लिए कुछ अच्छा होगा, ये वही काम करेंगे। हमेशा ये लाभ हानि को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे लोग सक्सेस तो हो जाते हैं, है ना, लेकिन ये आदर्शवादी नहीं हो पाते। इनका कोई महत्व नहीं होता। ये सिर्फ सेल्फ के लिए ही सोचते हैं और उतना ही तक आगे बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखें, गिरगिट कहानी में स्वार्थी इंस्पेक्टर समाज में व्याप्त अवसरानुसार अपने व्यवहार को पल पल बदलता है। वह अवसर के साथ साथ जहां उसका लाभ हो रहा हो वहां उसी के अनुसार अपना व्यवहार बदलता है। उसके विपरीत गिन्नी का सोना कहानी में इस बात पर बल दिया गया है कि आदर्श शुद्ध सोने के समान है। उनमें व्यवहारिकता का गुण मिला करके उसे और अधिक मजबूत किया जा सकता है। जैसे कि गांधी जी का उदाहरण दिया गया था कि गांधी जी ने व्यवहारिकता में अपना आदर्श भी मिलाया था, है ना, जिस वजह से लोग क्या करते थे? उनके सभी कार्यों में उनका सहयोग करते थे और वो भी क्या करते थे? लोगों को अपने साथ साथ आगे बढ़ाते थे। आगे देखिए,
समाज में देखा गया है कि व्यवहारवादी लोग आदर्शवादी लोगों से बहुत आगे बढ़ जाते हैं, परंतु वे अपने जीवन के नैतिक मूल्यों को पीछे छोड़ देते हैं और स्वार्थी हो जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि खुद भी तरक्की करो और अपने साथ दूसरों को भी आगे ले चलो। ये काम हमेशा ही आदर्शों को सबसे आगे रखने वाले लोग करते हैं, यानी जो लोग आदर्शवादी होते हैं वही ऐसा काम करते हैं। हमारे समाज में अगर हमेशा रहने वाले कई मूल्य बचे हैं तो वो सिर्फ किसकी वजह से? आदर्शवादी लोगों की वजह से। व्यवहारवादी लोग तो केवल अपने आप को आगे लाने में लगे रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज को इससे कोई नुकसान हो रहा है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के क्या क्या कारण बताए। आप इन कारणों से कहाँ तक सहमत हैं ये आपको बताना है। तो देखिए, जब लेखक अपने मित्र से पूछते हैं कि भाई ये बताओ कि जापान में आमतौर पर कौन सी बीमारियां लोगों को होती है, तो वो कहते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं वो मानसिक रोग से ग्रसित होते हैं। तो इसका कारण पूछते हैं कि भाई कारण बताओ कि क्यों रहते हैं वो मानसिक रोग से ग्रसित। तो कहते हैं कि यहाँ के लोग जो है ना वह स्वयं को आराम नहीं देते, वह काम के पीछे भागते रहते हैं और जिस वजह से वह क्या हो जाते हैं? मानसिक रोगी हो जाते हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के कारण बताते हुए कहा कि वहाँ यानी जापान में कोई आराम से नहीं चलता बल्कि दौड़ता है, अर्थात सब एक दूसरे से आगे जाने की सोच रखते हैं। कोई भी व्यक्ति आराम से बात नहीं करता, वे लोग केवल काम की ही बातें करते हैं। यहाँ तक कि जब जापान के लोग कभी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं तो वह क्या करने लग जाते हैं? स्वयं से ही बातें करने लग जाते हैं, बड़बड़ाने लग जाते हैं। जापान के लोग अमेरिका से प्रतियोगिता में लग गए हैं, यानी उनसे कंपटीशन करने में लग गए हैं, जिस वजह से क्या हुआ है कि जो काम 1 महीने का है वह उन्हें 1 दिन में ही ख़त्म करना पड़ता है, यानी कि ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से उनका दिमाग बहुत ही तेज़ चलता है। तो ऐसा करने के कारण क्या होता है? दिमाग बहुत तेज़ चलता है और यही वजह है जो उन्हें मानसिक रोगी बना देता है। और ऐसे करने के कारण ही दिमाग थक जाता है और टेंशन में आकर पूरा इंजन टूट जाता है। यहाँ पूरा इंजन टूट जाने का अर्थ है बच्चों, लोग मानसिक रोगी हो जाते हैं, वो मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। तो यही कारण है कि जापान के लोगों में मानसिक बीमारी बहुत अधिक फैल गई है और हम इन कारणों से पूरी तरह सहमत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, जैन की देन में लेखक कहते हैं कि हम हमेशा किसके बारे में सोचते रहते हैं? अपने भूत यानी भूतकाल के बारे में सोचते रहते हैं, जो चीज़ें बीत गई उसके बारे में सोचते रहते हैं, या हम अपने भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा। तो हम इन उलझनों में ही उलझे रहते हैं, हम अपने वर्तमान में तो जीते ही नहीं हैं। या तो हम पास्ट के बारे में सोचते हैं और पास्ट में जो भी घटनाएं हुई अच्छी बुरी, उन यादों को हमेशा अपने माइंड में क्या करते रहते हैं? चलाते रहते हैं। या फिर फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं कि अच्छा कल मुझे ये करना है, अच्छा मैं ऐसा करूँगा तो हो सकता है मैं ये बन जाऊँ। तो हम अपने भविष्य और भूत इसी के बारे में सोचते रहते हैं और अपने वर्तमान को भूल जाते हैं। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि हमारा सत्य क्या है? वर्तमान, जिसमें हम जी रहे हैं, यही हमारा सत्य है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। हम लोग या तो बीते हुए दिनों में रहते हैं या आने वाले दिनों में, जबकि दोनों ही समय झूठे होते हैं। वह इसलिए क्योंकि एक बीत चुका होता है और दूसरा अभी आया भी नहीं होता। तो बात आती है कि सच क्या है। तो इस बात पर लेखक कहते हैं कि जो समय अभी चल रहा है वही सच है। हमें किस में जीना चाहिए बच्चों? वर्तमान समय में जीना चाहिए, क्योंकि भूत और जो भविष्य है यह क्या है? एक कल्पना है। भूत जो बीत गया और भविष्य जो आने वाला है, जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, उसके बारे में हम सोच सोच के क्यों परेशान हो। तो हमें किस में जीना चाहिए? वर्तमान में। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है।
प्रश्न अभ्यास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उन्हें हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।